क्या आप जानते हैं कि सबसे बड़ी बीमारी कौन सी है जिससे सबसे ज्यादा मौतें होती हैं? डायबिटीज, ब्लड प्रेशर और कैंसर, टीबी, लिवर फेलियर, किडनी फेलियर? नहीं, इनमें से कोई भी नहीं है। सबसे बड़ी बीमारी जिससे सबसे ज्यादा मौतें हो रही हैं वो है गलत एंटीबायोटिक दवाएं खाना। हो सकता है मेरी बात से आप लोग हैरान हो, लेकिन मेडिकल जर्नल लेंसेट ने 204 देशों में स्टडी की और एक रिसर्च पेपर जारी किया है, पब्लिश किया है। उसमें उसने ये बताया है कि 2019 में 12 लाख से ज्यादा मौतें सिर्फ एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस की वजह से जो है हुई है। अब आप सोच सकते हैं, ये वो डेटा है जो रिकॉर्डेड है। भारत जैसे देश में एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस से हुई डेथ्स का, मौतों का एग्जैक्ट डेटा मुझे नहीं लगता हमारे पास है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ये कहता है कि भारत में 50,000 बच्चे एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस की वजह से हर साल अपनी जान दे देते हैं, उनकी मौत हो जाती है। पूरी दुनिया में ये डेटा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के हिसाब से पिछले 10-12 साल पहले 7 लाख मौतों का था, और वही ये कहता है कि ये आंकड़ा 2050 में लगभग 1 करोड़ होगा। 1 करोड़ से ज्यादा मौतें सिर्फ और सिर्फ एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस, या मैं कहूं गलत एंटीबायोटिक दवाएं लेने की वजह से होंगी। 1 करोड़ कोई छोटा आंकड़ा नहीं होता। अब आप सोच लीजिए कि आपके सामने सबसे बड़ी समस्या क्या है, और क्या यह समस्या आपकी वजह से है या डॉक्टर की वजह से है या किसकी वजह से है। एक बार उस पर भी नजर डाल ही लेते हैं। मेडिकल जर्नल लैंसेट के इस रिसर्च की बात करें तो उन्होंने ये कहा है कि हमने फर्स्ट वेव में पहली जो लहर आई थी कोविड की, उसके दौरान 24 करोड़ से ज्यादा एंटीबायोटिक डोजेज ली है। टू बी मोर प्रिसाइज, एग्जैक्ट में 24 करोड़ 60 लाख के आसपास हमने एंटीबायोटिक डोज ली है, हम भारतीयों ने। लैंसेट की इसी रिसर्च में लिखा गया है कि पूरे विश्व की 25% एंटीबायोटिक दवाइयां साउथ एशिया में इस्तेमाल की जाती हैं, जिसमें से भी सबसे ज्यादा भारत में इस्तेमाल की जाती है। और जैसा मैंने बताया, पहली लहर में ही 24 करोड़ से ज्यादा एंटीबायोटिक डोजेज हमने ली। इससे बड़ी बेवकूफी की बात और हो ही नहीं सकती। यह भी बता देता हूं कैसे। अगर हम जो चल रहा है, जो समाज में चल रहा है, जो गवर्नमेंट हमें बता रही है, उसकी माने तो कोविड एक वायरल इन्फेक्शन है और एंटीबायोटिक दवाएं बैक्टीरियल इन्फेक्शन पर काम करती है, मतलब बैक्टीरिया को मारती हैं। इसीलिए हम एंटीबायोटिक दवाएं बैक्टीरियल इन्फेक्शन में लेते हैं। और हम भारतीयों ने क्या किया है, एक वायरस के इन्फेक्शन को खत्म करने के लिए हम एंटीबायोटिक दवाएं ली है, वो भी 24 करोड़ से ज्यादा डोजेज। क्या आप सोच सकते हैं इससे बड़ी बेवकूफी क्या होगी? जब लोग खुद ही अपने आप को मारने के लिए जहर खा रहे हों तो उन्हें कौन ही बचा सकता है? आप डॉक्टर पर तो इल्जाम लगा देते हैं कि डॉक्टर गलत दवाएं प्रिस्क्राइब कर रहा है, डॉक्टर हमारी जान ले रहे हैं। जब आप घर बैठे एक वायरस के इन्फेक्शन को खत्म करने के लिए बैक्टीरिया को मारने वाली दवाएं, एंटीबायोटिक खाएंगे, तो कौन आपको बचा सकता है? एंटीमाइक्रोबियल रेसिस्टेंस ऐसे ही डेवलप नहीं हुआ। मेरी कुछ बातें कड़वी भी लगेंगी, ये हमने खुद भी डेवलप किया है। इसमें इस बात को नकारा नहीं जा सकता कि डॉक्टर अपने फायदे के लिए एंटीबायोटिक दवाओं की हाई डोज देते हैं, महंगी वाली एंटीबायोटिक दवाएं प्रेस्क्राइब करते हैं ताकि उन्हें ज्यादा फायदा हो। और जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज है, ड्रग इंडस्ट्री है, वो भी इसको बढ़ावा देती है, जिसकी वजह से एंटीमाइक्रोबियल रेसिस्टेंस डेवलप हुआ है। लेकिन इस बात को भी नहीं नकारा जा सकता कि हम सभी अपने घर में डॉक्टर बने बैठे हैं, और वो भी अंग्रेजी डॉक्टर, एलोपैथी के डॉक्टर। हल्का सा जुकाम हुआ कि एंटीबायोटिक दवा फटाक से ले ली। जुकाम में एंटीबायोटिक दवा करेगी क्या? एक बार ये तो सोच लो। इसकी वजह से एंटीमाइक्रोबियल रेसिस्टेंस डेवलप हो रहा है, जिसकी वजह से हमने 2019 में 12 लाख से ज्यादा मौतें हुई हैं। आप सोच कर देखिए, 2050 में यह आंकड़ा 1 करोड़ से ज्यादा होगा। 2050 में कैंसर से मरने वालों का आंकड़ा लगभग 82 लाख होगा, जो ऑफिशियल डेटा है। अनऑफिशियल की बात नहीं कर रहा हूं, वो तो बहुत अधिक होगा। जो ऑफिशियल डेटा है वो कैंसर से मरने वालों का 82 लाख और गलत एंटीबायोटिक दवाओं
से मरने वालों का 1 करोड़ होगा। तो आप देख लीजिए कि आप कहां जा रहे हैं। कोई भी इन्फेक्शन हो जाना, जुकाम हो जाना, खांसी हो जाना और गलत एंटीबायोटिक दवाई ले लेना, ये उसके कारण पैदा हुआ है, एकदम से पैदा नहीं हुआ। एक लाइन डॉक्टर हमारे मरीज को, जब आपके परिवार का कोई भी सदस्य एडमिट होता है, तो एक लाइन कहकर अपना पीछा छुड़ा लेता है कि दवाई काम नहीं कर रही, और आप भी मुंह उदास करके वहां से चले आते हैं। लेकिन समस्या कितनी बड़ी है, आप थोड़ा सा गहराई में जाइए। लोग तिल तिल करके मरने वाले हैं, बीमार होंगे ही होंगे। चीजें ऐसी चल रही हैं जिससे बीमारियां बढ़ने वाली हैं, समस्याएं और भी बढ़ेंगी, बीमारियां और भी बढ़ेंगी। और जब इन बीमारियों को ठीक करने के लिए आप डॉक्टर्स के पास, अस्पतालों में जाएंगे, तो वो ये कहेंगे कि दवाइयां काम नहीं कर रही और वहां से मौत होनी तय है। लेकिन उससे पहले क्या होगा, मैं एक बार उसकी झलक भी दिखा देता हूं। WHO ने यह कहा है कि भारत में हर साल 5 करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे चले जाते हैं, क्योंकि भारत में इलाज इतना महंगा है। और भारत में ही नहीं, ये पूरी दुनिया का हाल है। एलोपैथी का इलाज महंगा है, इसी वजह से भारत में हर साल 5 करोड़ लोग। तो आपको कितना समय लगेगा गरीबी रेखा से नीचे जाने के लिए, अगर आप खुद को एक आखिरी भारतीय भी मान ले कि आप वो आखिरी भारतीय होंगे जो गरीब होंगे इसकी वजह से, तो एक बार गिन लीजिए, ज्यादा से ज्यादा 10 से 15 साल आपको लगेंगे। अब एक और बात बता देता हूं, आपके दिमाग में आ रहा होगा कि हम तो हेल्थ इंश्योरेंस ले लेंगे, हम तो ये ले लेंगे, वो ले लेंगे। 4 दिन पहले ही हेल्थ इंश्योरेंस के ऊपर बात की थी मैंने कि कैसे कोविड के दौरान प्राइवेट हॉस्पिटल्स और हेल्थ इंश्योरेंस ने मरीजों को लूटा है। जब मरीज बेड पर था, उसकी मौत होने वाली थी, तो इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम को रिजेक्ट किया है। तो आप कौन सा हेल्थ इंश्योरेंस की बात कर रहे हैं? जब एक बार मरीज एडमिट होता है कैंसर जैसी बीमारी के लिए, तो उसका इलाज का जो खर्चा है वो 2 लाख तक भी चला जाता है। हेल्थ इंश्योरेंस कितने का होता है? 5 लाख, 10 लाख। कैंसर का इलाज की जो दवाएं होती हैं वो कई तरह के कैंसर में करोड़ों रुपए की होती है। आपने देखा ही होगा, कभी 16 करोड़ का इंजेक्शन आ रहा है, कभी कुछ आ रहा है, कभी नई बीमारी आ रही। तो आपके 5 लाख के इंश्योरेंस का क्या होगा? वो 1-2 दिन में ही उड़ जाएगा। अगर एक भी दिन आपका मरीज आईसीयू में रह गया, और उसे चलनी तो वही हाई डोज एंटीबायोटिक दवाएं हैं, क्योंकि ड्रग इंडस्ट्री उस हॉस्पिटल में तो होगी ही होगी। उसके बाद वो डॉक्टर भी होगा जो उनको प्रिस्क्राइब करेगा उन एंटीबायोटिक की। और 4 दिन बाद जब हेल्थ इंश्योरेंस खत्म हो जाएगा, उसके बाद आप अस्पताल का बिल देने के लिए अपनी दुकान भी बेचेंगे, अपना मकान भी बेचेंगे, और वही जो मैंने कहा उन 5 करोड़ में आप आ जाएंगे जो WHO ने कहा है कि वो गरीबी रेखा के नीचे आ जाते हैं हर साल। मेरा यकीन मानिए, यह समस्या बहुत बड़ी है। हो सकता है कुछ लोगों की समझ में आ जाए, लेकिन कुछ लोग अभी भी अनभिज्ञ रहेंगे, क्योंकि उनके सामने यह समस्या नहीं पड़ी है। उन्हें अभी पता नहीं चला है कि जब ये घटना घटती है, घर में कोई बीमार होता है, तो क्या होता है। लेकिन समस्या बहुत गंभीर है, हमें सुधरना होगा। मैं ये तो नहीं कह सकता कि डॉक्टर्स को की बात को मना किया जा सकता है। मैं ये तो नहीं कह सकता कि हम सभी डॉक्टर्स को बदल सकते हैं या सभी डॉक्टर एक जैसे होते हैं, कुछ अच्छे भी होते हैं। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा, हमें अपने स्तर पर बड़े बदलाव हम कर सकते हैं। एक छोटा सा आपका कदम भी आपको इस बड़ी समस्या से बचा सकता है। क्योंकि आप देखिए, अगर नॉर्मल खांसी, जुकाम, बुखार है, तो एंटीबायोटिक दवाई लेने की वजह से आप होम्योपैथी का सहारा ले सकते हैं, आयुर्वेद का सहारा ले सकते हैं। आजकल नेचुरोपैथी सेंटर, आयुर्वेद के सेंटर जगह जगह खुलने शुरू हो गए हैं, अगर आप उनकी सहायता ले। लेकिन समस्या ये है कि हमें भी उन पर विश्वास नहीं है। जुकाम अगर हुआ है तो 3 दिन एंटीबायोटिक कोर्स जरूर कर लेंगे, उससे होने वाला कुछ नहीं है। जुकाम 3 दिन में ही ठीक होगा, लेकिन उनके सिम्टम्स को वो कम कर देता है, जो काम होम्योपैथिक या आयुर्वेद भी कर सकता है। तो आपको करने होंगे ये काम, अगर आपको बड़ी समस्या से बचना है। मेरा काम था आपको जागरूक करना। आप इस पर अपनी क्या राय रखते हैं, एक बार कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद।